राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं फर्दर कंटिन्यू। जो हमने शॉक का रिवीजन स्टार्ट किया था वो हमने देखा था उसमें पैथोजेनेसिस तक। अब हम करने वाले हैं पर्टिकुलर पैथोजेनेसिस, यानी पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक, और उसके बाद उसके स्टेजेस और फर्दर सारी चीज़ें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले ये देख लीजिए, ये एक टेबल है। ये अगर कॉमनली समझ लिया, ये कॉमन टेबल है सारी पैथोजेनेसिस का मिलके, तो आपको 50% to 80% चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डिपेंड्स आप कितना इसको अच्छे से समझ पाते हैं और मैं कितना अच्छे से समझा पाती हूँ। देखो, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले दो चीज़ें, शॉक, क्लिनिकल सिंड्रोम, लाइफ थ्रेटनिंग, हाइपोटेंशन, हाइपोपर्फ्यूजन, इतनी चीज़ें डेफिनेशन से आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या होगा, हाइपोटेंशन डायरेक्ट तो नहीं होगा, हाइपो वॉल्यूम होगा, फिर ही हाइपोटेंशन डायरेक्ट तो नहीं होगा, पहले हाइपोपर्फ्यूजन डायरेक्ट तो नहीं होगा, पहले हाइपोटेंशन होगा यानी कि वॉल्यूम कम होगा, उसके बाद हाइपोपर्फ्यूजन होगा। तो क्या हुआ, डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था पैथोजेनेसिस का, वो रिड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हुआ यानी कि हाइपोटेंशन। डिक्रीज यानी इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ होगी डिक्रीज वीनस रिटर्न टू हार्ट। थर्ड चीज़ होगी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। फोर्थ इज डिक्रीज ब्लड फ्लो कम हुआ, अब जाकर होगा हाइपोपर्फ्यूजन। डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एनोक्सिया, और लास्ट स्टेज होगा इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स एंड शॉक। ये पैथोजेनेसिस हमने जो इन जनरल पैथोजेनेसिस लास्ट में रिवीजन वीडियो में की थी वही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ पर्टिकुलर शॉक है वो कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं आपको देखना है। पहला है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हमने देखा था उसमें वॉल्यूम ही कम है किसी रीजन की वजह से, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। तो यहीं से सारी चीज़ें चलेगी। इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम होगा, फिर वीनस रिटर्न कम होगा, फिर कार्डियक आउटपुट एंड सो ऑन। तो कौन सी चीज़ें हैं, हिमरेज, ट्रॉमा, सर्जरी, बर्न्स, डिहाइड्रेशन, फिर ये सारी चीज़ें, एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स एंड एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, ये सारी इटियोलॉजी है। और ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इसको हम पैथोजेनेसिस पर्टिकुलरली करने वाले हैं, लेकिन ये चार्ट के फॉर्म में आप याद रखोगे तो ईजी होगा। फिर सेप्टिक शॉक में भी यहीं से स्टार्ट होगा। ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया एंड ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया, दोनों के कारण क्या होगा, जो इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है वो कम होगा। कैसे, पैथोजेनेसिस में डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड टॉक्सेमिक यानी कि सेप्टिक शॉक, दोनों कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग से। कम हुआ ब्लड वॉल्यूम, फिर वीनस रिटर्न कम हुआ, फिर कार्डियक आउटपुट कम हुआ, फिर ब्लड फ्लो कम हुआ, फिर ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, और फिर एनोक्सिया एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अब कार्डियोजेनिक शॉक है वो, और अदर टाइप्स के शॉक जैसे कि ट्रॉमेटिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है और हाइपरएड्रेनल शॉक है। यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जैसे कि हमने कार्डियोजेनिक शॉक में देखा था, डेफिशिएंट एम्प्टिंग, डेफिशिएंट फीलिंग एंड आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट है वो कम हुआ। ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब वॉल्यूम नॉर्मल है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्डियक आउटपुट कम हुआ, उसके बाद ब्लड फ्लो कम हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, फिर एनोक्सिया, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंड शॉक। तो ये चीज़ें कार्डियोजेनिक शॉक और ट्रॉमेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक और हाइपरएड्रेनल शॉक यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं इसकी डिटेल पैथोलॉजी। पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है, यहाँ पर हम ये करने वाले हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक occurs from inadequate circulating blood volume due to various causes, most often from loss of red cell mass due to hemorrhage and therefore also known as hemorrhagic shock. The major effects in this are due to decreased cardiac output and low cardiac pressure. The severity and clinical feature depend upon degree of blood volume lost. Accordingly, hemorrhagic shock is divided into 4 types: compensated, mild, moderate and severe. समझो, अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, उसमें क्या हुआ, इनएडिक्वेट सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, किसी भी कॉज की वजह से ब्लड वॉल्यूम जो सर्कुलेट हो रहा है वो कम हो गया। एक ही चीज़ है, अलग अलग वे में रिपीट हो रही है। मोस्ट ऑफन
क्यों, क्या होगा उसमें, रेड सेल मास है वो लॉस हो जाएगा ड्यू टू हिमरेज। इसीलिए इसको हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को हिमरेजिक शॉक भी बोल सकते हैं, या फिर हिमरेजिक शॉक को हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी बोल सकते हैं। मेजर इफेक्ट्स इसके क्या है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड लो इंट्राकार्डियल प्रेशर। तो जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, इंट्राकार्डियक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और ये जो सीवियरिटी है क्लिनिकल फीचर्स की, जो सिम्टम्स है वो किस पे डिपेंड करेगी, कितना ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट हुआ है उस पर। पहला है कंपेंसेटेड, यानी कि बॉडी की कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है वो उसको कंपेंसेट कर पाएगी, उसको आप ठीक कर सकते हो, बॉडी अपने आप ठीक कर सकती है। लेस देन 1000 ml कंपेंसेटेड। दूसरा है 1000 to 1500 ml माइल्ड। तीसरा है 1500 ml to 2000 ml मॉडरेट। और फिर 2000 ml से ज़्यादा सीवियर। तो ये बात हुई हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की। अब मेजर क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके वो देखते हैं। ये पैथोजेनेसिस। फिर अब है मेजर क्लिनिकल फीचर्स आर इंक्रीज्ड हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, टैकीकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर कम, ब्लड कम तो ब्लड प्रेशर भी कम, लो यूरिनरी आउटपुट, ब्लड ही कम है तो यूरिन भी कम होगा, लो यूरिनरी आउटपुट एन्यूरिया, एंड अल्ट्रेशन एंड मेंटल स्टेट में भी थोड़े बहुत अल्ट्रेशन, जैसे कि एजिटेशन, कन्फ्यूजन, लेथार्जी एक्सेट्रा। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स है, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया, एगिटेशन टू कन्फ्यूजन टू लेथार्जी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें, पहले तो हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट ट्राई करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप सेल्स तक पहुंचा सके, लेकिन ब्लड कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, हाइपोटेंशन। फिर ब्लड कम है, किडनी वाटर रिटेंशन स्टार्ट करेगी तो लो यूरिन आउटपुट, ओलिगोयूरिया एंड एन्यूरिया। फिर एजिटेशन, कन्फ्यूजन एंड लेथार्जी मीन्स अल्ट्रेशन इन मेंटल स्टेट। ये बात हुई पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की। अब बात है पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक की पैथोजेनेसिस क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक रिजल्ट्स फ्रॉम अ सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में डिस्फंक्शन हो गई है, वो भी सीवियर कंडीशन तक, फ्रॉम वेरियस कॉज, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि एक्यूट MI, myocardial infarction. The resultant decreased cardiac output has its effect in the form of decreased tissue perfusion. अब कार्डियक आउटपुट कम है, उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो टिश्यू परफ्यूजन है वो भी कम हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पल्मोनरी वास्कुलर बेड इनटू पल्मोनरी इंटरस्टिशियल स्पेस इंक्रीजेस। मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर ट्राई करते हैं, ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स है, यहाँ से ब्लड अब नहीं जा रहा नीचे, तो क्या होगा कि ब्लड यहीं पर ज़्यादा होगा, तो ब्लड यहाँ से यहाँ पर बढ़ने लगेगा इस लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ से फिर से वो क्या होगा, लंग्स में जाएगा, तो क्या होगा उससे, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा एंड लेटर एल्वियोलर पल्मोनरी एडिमा। ये समझ में आया कि देखो जूम करके बताती हूँ, यहाँ पर एक सेकेंड, सॉरी, ये हार्ट है, थोड़ा बड़ा हार्ट ढूंढते हैं, यहाँ पर ये हार्ट है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड कम जा नहीं रहा किसी भी कोई ना कोई कोज की वजह से, तो ब्लड यहाँ पर नहीं जाएगा, तो ब्लड अब क्या होगा, यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उतना वो फिर से ऊपर बैकवर्ड जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम से फिर से वो कहाँ पर जाएगा, लंग्स में, और इससे क्या होगा, लंग्स में एडिमा होगा। ओके, कार्डियोजेनिक शॉक रिजल्ट्स फ्रॉम अ सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन फ्रॉम वेरियस कॉजेज सच एज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन. The resultant decreased cardiac output has its effect in the form of decreased tissue perfusion and movement of the fluid from pulmonary vascular bed. Movement of fluid from pulmonary vascular bed into pulmonary interstitial space. Initially, that is interstitial pulmonary edema, and later into alveolar space, alveolar pulmonary edema. I hope this is clear. Now, अब है pathogenesis of septic shock. सेप्टिक शॉक रिजल्ट्स फ्रॉम बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. सेप्टिक शॉक किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से. माइक्रोब्स गेन एंट्री इनटू द बॉडी फ्रॉम वेरियस रूट्स. जो माइक्रोब्स है वो बॉडी में एंटर करते हैं फ्रॉम वेरियस रूट, अलग अलग रूट से. मोस्ट ऑफन वियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ज़्यादातर कहाँ से एंटर करेंगे, मोस्ट ऑफन वियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है मोस्ट ऑफन उसी से.
अदर रूट्स आर जेनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट और द स्किन। मोस्ट ऑफन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरे रूट्स है जेनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट और स्किन। तो ये बात हुई सेप्टिक शॉक की, जिसमें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। माइक्रोब्स है वो डिफरेंट रूट से एंटर करते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरे हमने देख लिए। फिर एज पर स्टडीज organisms are culture positive in only about 70% cases of septic shock only। मतलब हमने जैसा स्टडीज़ में देखा है, स्टडीज़ की है इन सब चीज़ों की, उसमें ऑर्गेनिजम्स हैं जो कल्चर पॉजिटिव निकलते हैं, पॉजिटिव है वो 70% है। कितने? 70%। हमने वो इटियोलॉजी वाले टेबल में देखा था 62% आर ड्यू टू ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ को बता रहा है कि कल्चर पॉजिटिव इज ओनली 70% ऑफ केसेस ऑफ सेप्टिक शॉक ओनली, यानी कि 70% कैसा है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। मोर फ्रिक्वेंटली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 62%। ग्राम नेगेटिव कितने हैं? 62%। प्रीडोमिनेंटली स्यूडोमोनास, ई कोलाई एंड हीमोफाइलस। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच आर 47%। आई मीन्स कल्चर पॉजिटिव, मतलब जो 62% ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, 47% अबाउट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसमें से कल्चर पॉजिटिव जिन बैक्टीरिया को आप कल्चर करके देख सको वो सिर्फ 70% है, बाकी के 30% है वो अननोन है। फिर इसमें जो मोस्ट कॉमन है ग्राम पॉजिटिव में वो कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एंटेरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया एंड फंगाई है वो 19% है। मोस्ट कॉमन कैंडिडा स्पीसीज, ये हमने देख लिया। मैनी केसेस में हैव पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन, कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक माइक्रोब से नहीं, एक से ज़्यादा माइक्रोब से इन्फेक्शन होता है, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। Microbes escape immune attack by the host due to acquired deficiency in the host defense from various factors। यानी कि माइक्रोब है वो एस्केप कर जाते हैं इम्यून अटैक से बाय द होस्ट, मतलब जो हमारी बॉडी है, जो होस्ट है उसकी बॉडी इम्यून अटैक करती है माइक्रोब्स पे, वो माइक्रोब्स उस इम्यून अटैक से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। ड्यू टू एक्वायर्ड डेफिशिएंसी इन द होस्ट, क्योंकि होस्ट में कुछ ना कुछ एक्वायर्ड डेफिशिएंसी होती है, डिफेंसेस फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स। Instead, microbial products set in a chain of events illustrated in 6.8 figure। तो ये पीछे एक फिगर दी गई है जिससे ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी कि कैसे माइक्रोब्स आए, फिर होस्ट ने इम्यून अटैक किया और कैसे माइक्रोब्स एस्केप कर गए, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड। द नेट रिजल्ट ऑफ अबव मैकेनिज्म इज इंक्रीज्ड वास्क्यूलर परमिएबिलिटी। नेट रिजल्ट क्या होता है इन सारी चीज़ों का? कि जो वास्क्यूलर परमिएबिलिटी होती है सेल की, अब कोई भी वेसल है, इमेजिन ए वेसल, उस वेसल में कोई भी माइक्रोब घुसा, उस माइक्रोब पे हमारी उस ब्लड वेसल से कोई ना कोई अटैक गया, क्योंकि वो स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल एजेंट है, तो उस पर बॉडी ने रिएक्ट किया, वहाँ से वो माइक्रोब एस्केप करने के लिए ब्लड वेसल से किसी भी पोर से बाहर निकल गया। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? वो बाहर जहाँ से निकला वहाँ की वास्क्यूलर परमिएबिलिटी बढ़ गई। ऐसे एक माइक्रोब नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो द नेट रिजल्ट ऑफ द अबव मैकेनिज्म इज इंक्रीज्ड वास्क्यूलर परमिएबिलिटी, प्रोफाउंड पेरिफेरल डायलेटेशन, यानी पेरिफेरल डायलेटेशन, जो दूर के ब्लड वेसल्स है उसमें पहले तो परमिएबिलिटी बढ़ी, फिर वासोडाइलेटेशन हुआ, फिर पूलिंग ऑफ द ब्लड कॉजिंग हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन इन सेप्टिक शॉक, और जो ब्लड है वो वहाँ पर ही जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन हो रहा है सेप्टिक शॉक में। बाकी सारे शॉक में क्या हो रहा था? ब्लड पहुँच ही नहीं रहा था एंड तक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड पहुँच रहा है, ब्लड पहुँचने के बाद भी सेल तक नहीं पहुँच रहा क्योंकि वो ब्लड बाहर निकल जा रहा है, उस सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड एस्केप कर जा रहा है। बाकी सारे शॉक में कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको हॉट एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी। तो हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन इन सेप्टिक शॉक विच इज़ कॉन्ट्रास्ट टू सर्कुलेटरी फॉल इन हाइपोवॉल्यूमिक एंड कार्डियोजेनिक शॉक। जो कॉन्ट्रास्ट है मैंने बताया, जैसे कि हाइपोवॉल्यूमिक और कार्डियोजेनिक शॉक से। रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो प्रोड्यूसेस हाइपोटेंशन, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ? हाइपोटेंशन। क्यों रिड्यूस हुआ? ब्लड फ्लो तो इतना आ रहा है क्योंकि वो बाहर निकल जा रहा है, एस्केप कर जा रहा है। इंट्रावास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण पेरिफेरल वासोडाइलेटेशन हुआ और उसके कारण जो ब्लड है वो बाहर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावाजेशन हो रहा है उसका। सो प्रोड्यूसेस हाइपोटेंशन, इनएडेक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। और सेल्स और टिश्यूज तक तो फिर भी वही कहानी है कि सेल्स टिश्यूज तक ब्लड पहुँचने से पहले ही बीच से निकल गया। फाइनली लीडिंग टू ऑर्गन डिसफंक्शन, और फिर क्या हुआ? ऑर्गन डिसफंक्शन। डेवलपमेंट ऑफ डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, DIC, और फिर क्या होगा? डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, मतलब जहाँ पर ब्लड लीक कर गया वहाँ पर ही वो ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा विद कंजम्पटिव
कोएगुलोपैथी कोएगुलोपैथी इज एन इम्पॉर्टेंट एंड रिजल्ट ऑफ द सेप्टिक शॉक। और इसके साथ क्या होगा कि एंड में मतलब इतना समझ लो, सेप्टिक शॉक में ब्लड बाहर निकल जाएगा, बाहर निकला हुआ ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा। बाहर मतलब बॉडी के बाहर नहीं, टिश्यूज और सेल्स से उससे पहुंचने से पहले ही बाहर एस्केप कर जाएगा जहां से माइक्रोब्स ने एस्केप किया है। देखते हैं डायग्राम, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये है डायग्राम, इनिशियल होस्ट रिस्पॉन्स। पहला है माइक्रो प्रोडक्ट पैम्प, TLR, NOD1 एंड NOD2, ये सारी चीज़ें लिखाई है। ये एक माइक्रो प्रोडक्ट है जो यहाँ तक सेल तक आ गया। क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। इसके कारण क्या हुआ, जो मैक्रोफेज है और जो न्यूट्रोफिल है वो एक्टिवेट हो गए। उसने क्या किया, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेंस। मैंने बोला था कि सेप्टिक शॉक के इनिशियल स्टेज में ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेंस और ये सब रिलीज होगा। TNF अल्फा एंड IL-1 यानी ट्यूमर नेक्रोसाइजिंग फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, ये सारी चीज़ें रिलीज हुई। केमिकल मीडिएटर्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड PAF, ये भी रिलीज हुआ। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये सारी चीज़ें हुई। फिर एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, फिर वहाँ से माइक्रोब ने मतलब बॉडी ने ये रिलीज़ करने के बाद रिलीज़ कर दिए इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। उसके बाद मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो गए। उसके बाद क्या होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण बाहर क्या होगा, इडीमा, साइटोकाइंस, IL-6, IL-8 एंड PAF, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर होगी। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, इसके कारण क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोकोएगुलेटिव पाथवे, प्रोकोएगुलेटिव पाथवे का एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेटेड फैक्टर ये 12, डिक्रीज्ड एंटीकोएगुलेंट फैक्टर एंड इम्पेयर्ड फाइब्रिनोलाइसिस, डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन DIC एंड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें एट द एंड होगी। मेजर चीज़ें जितनी मुझे समझ में आई उतनी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वो ये सेप्टिक शॉक बेटर होगा पहले से, मतलब सिर्फ रीड करने से जितना नहीं पता चल रहा होगा उतना ये थोड़ा बहुत क्लियर कर पाया होगा वीडियो। बाकी जो भी आपके रिव्यूज़ आप बताना कमेंट में, अगर ऐसा होगा तो सेप्टिक शॉक पे एक अलग से और वीडियो लेके आ जाएंगे। अब है स्टेजेस ऑफ शॉक। Although deterioration of the circulation in shock is progressive and continuous phenomena, while complementary mechanism becomes progressively less effective, pathogenesis of shock can be learned under following 3 stages। यानी कि शॉक है उसमें जो फिनोमेना है वो कंटिन्यू रहेगा, हाइपोटेंशन हाइपोपर्फ्यूजन का, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की जो कंपेंसेट कर सकती है हमारी बॉडी में ब्लड लॉस को, वो धीरे धीरे लेस इफेक्टिव होता जाएगा। और फिर पैथोफिजियोलॉजी है वो शॉक की कैसे आगे बढ़ेगी वो हम अब 3 स्टेजेस में देखेंगे। ये हुए स्टेजेस ऑफ दिस शॉक। रिवर्सिबल, कंपेंसेटेड, नॉन प्रोग्रेसिव शॉक। रिवर्सिबल शॉक बोल लो, कंपेंसेटेड शॉक बोल लो या फिर नॉन प्रोग्रेसिव शॉक बोल लो, एक ही बात हुई। ये है फर्स्ट स्टेज। In the early stage of shock, an attempt is made to maintain adequate cerebral and coronary blood supply by redistribution of blood so that the vital organs like brain and heart are adequately perfused and oxygenated। अर्ली स्टेजेस जो शॉक है उसमें बॉडी का अटेम्प्ट ऐसा रहता है कि सेरेब्रल और कॉरोनरी ब्लड सप्लाई है, यानी कि ब्रेन की और हार्ट की ब्लड सप्लाई है, उसमें ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिलता रहे ताकि जो मेन बॉडी के ऑर्गन्स है वहाँ पर ब्लड की कमी ना हो, हाइपोपर्फ्यूजन या फिर हाइपोटेंशन जैसी चीज़ें वहाँ पर ना हो, क्योंकि वहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो पूरी बॉडी में एक साथ प्रॉब्लम होगी। तो मेन ऑर्गन्स तक ब्लड मिलता रहे, ये इनिशियल स्टेज में मेन अटेम्प्ट होता है। दिस इज अचीव्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ वेरियस न्यूरोहार्मोनल मैकेनिज्म्स। ये अचीव होगा बाय एक्टिवेशन ऑफ वेरियस न्यूरोहार्मोनल मैकेनिज्म कॉजिंग वाइड स्प्रेड वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसके कारण क्या होगा कि वाइड स्प्रेड वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जिसके कारण वासोकॉन्स्ट्रिक्शन एट द एक्सट्रीमिटीज़ या फिर वहाँ पर होगा, और ब्लड है वो सेंटर की तरफ ज़्यादा आएगा ताकि मेन ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई चालू रहे। एंड बाय फ्लूइड कंजर्वेशन बाय द किडनी, और फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, फ्लूइड कंजर्वेशन बाय द किडनी। इफ़ द कंडीशन दैट कॉज्ड बाय द शॉक इज़ एडेक्वेटली ट्रीटेड, अगर जो कंडीशन शॉक से हुई है वो ठीक से ट्रीट की जाए
द कंपेंसेटरी मैकेनिज्म मे बी एबल टू ब्रिंग अबाउट रिकवरी। तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है वो रिकवरी ला सकती है, री एस्टैब्लिश द नॉर्मल सर्कुलेशन, और नॉर्मल सर्कुलेशन को री एस्टैब्लिश कर सकती है, और इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कंपेंसेटेड रिवर्सिबल शॉक। दिस कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होगी? सबसे पहली वाइड स्पैटराइड वासोकंस्ट्रिक्शन। रीज़न क्या है? ताकि मेन ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई मिलती रहे। ऑर्गन्स बंद हो गए तो फिर क्या ही होगा फिर बॉडी का, इसीलिए वाइड स्प्रेड वासोकंस्ट्रिक्शन। फिर फ्लूइड कंजर्वेशन बाय द किडनी ने फ्लूइड कंजर्वेशन स्टार्ट कर दिया। और तीसरा है स्टिम्युलेशन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला स्टिम्युलेट होगा, जिसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे, जो वासोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे ताकि फ्लूइड कंजर्वेशन हो। प्रोग्रेसिव डिकम्पेंसेटेड शॉक, दूसरा स्टेज है प्रोग्रेसिव, क्योंकि अब शॉक का जो स्टेज है वो प्रोग्रेस हो चुका है, डिकम्पेंसेटेड है, यानी अब बॉडी इसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी, लेकिन आप अभी कुछ हद तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके या फिर ऐसे करके पेशेंट को बचा सकते हो। प्रोग्रेसिव डिकम्पेंसेटेड शॉक, इसमें क्या होगा? दिस इज अ स्टेज व्हेन द पेशेंट सफर्स फ्रॉम सम अदर स्ट्रेस और रिस्क, for example pre-existing cardiovascular and lung disease. Besides persistent of the shock condition, this causes progressive deterioration. The effects of resultant tissue hypoperfusion in progressive decompensated shock are, अब इस स्टेज में क्या होगा कि जो पेशेंट है वो कुछ स्ट्रेस से और रिस्क फैक्टर से सफ़र करेगा, जैसे कि कोई कार्डियोवास्कुलर कंडीशन हो सकती है, लंग कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जो शॉक है वो तो उसकी कंडीशन तो आगे बढ़ती रहेगी विथ टाइम, उसके कारण प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन, यानी कि बॉडी में प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन, खराब होना, कुछ ना कुछ बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्रेसिव वे में। डिटोरिएशन यानी खराब होता जाना, बॉडी में बिगड़ते जाना। द इफेक्ट्स ऑफ रिजल्टेंट टिश्यू हाइपोपर्फ्यूजन, अब इसकी इफेक्ट क्या होगा कि जो टिश्यू हाइपोपर्फ्यूजन हुआ है उसके कारण अब वहाँ तक उतना ब्लड नहीं पहुँच रहा है, इसीलिए वहाँ पर कंपनसेटेबल कोई चीज़ नहीं है और डिटोरिएट हो चुकी है वहाँ की कंडीशंस। तो कौन कौन सी चीज़ें हो रही है? पल्मोनरी हाइपोपर्फ्यूजन, पल्मोनरी हाइपोपर्फ्यूजन यानी कि पल्मोनरी मीन्स लंग्स रिलेटेड, हाइपोपर्फ्यूजन यानी ब्लड अच्छे से ना पहुंचना। तो फिर अब ब्लड नहीं पहुंच रहा है, टिश्यू इस्चेमिया हो रहा है, तो क्लिनिकली एट दिस स्टेज द पेशेंट डेवलप्स कन्फ्यूजन वर्सनिंग ऑफ रीनल फंक्शन। तो इस स्टेज पे पेशेंट है उसको और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वर्सन हो जाती है कंडीशन, रीनल डिसफंक्शन होने लगता है, मतलब फंक्शंस अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, रीनल किडनी भी उतना कंजर्वेशन नहीं कर पाएगी मतलब। फिर लास्ट स्टेज है इरिवर्सिबल डिकम्पेंसेटेड शॉक, यानी कि ये स्टेज ऐसा है कि जहाँ से रिवर्स करना कंडीशन को बहुत 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 मुश्किल है। इरिवर्सिबल डिकम्पेंसेटेड शॉक, व्हेन द शॉक इज सो सीवियर दैट इन स्पाइट ऑफ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एंड डिस्पाइट थेरेपी and control of etiologic agent which cause the shock, no recovery takes place. It is called decompensated irreversible shock. It affect due to widespread cell injury are. अब इरिवर्सिबल डिकम्पेंसेटेड शॉक में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होने के बाद भी, थेरेपी देने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रही है, क्योंकि इटियोलॉजिकल एजेंसी कुछ ऐसे है, या फिर इतना ब्लड लॉस हो चुका है, या फिर इतनी हद तक कंडीशन बिगड़ चुकी है कि अब रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। तो क्यों? In spite of compensatory mechanism and despite therapy and control of etiologic agent which cause the shock, no recovery takes place. ये सारी चीज़ें करने के बाद भी कोई रिकवरी नहीं आ रही है, तो हम इसको बोलेंगे decompensated irreversible shock। उसकी इफेक्ट्स क्या क्या होगी? वाइड स्प्रेड सेल इंजरी के कारण, पहला है प्रोग्रेसिव वासो डायलेटेशन। अब क्या होगा कि अब हॉर्मोन्स उतने रिलीज हो रहे थे जिसके कारण वासो कंस्ट्रिक्शन हुआ था, अब धीरे धीरे एट द एंड स्टेज वासो डायलेटेशन हो जाएगा, वेसल्स डायलेट कर जाएगी, इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी, अब वेसल्स की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज कर गई है। मायोकार्डियल डिप्रेजेंट फैक्टर, अब मायोकार्डियल डिप्रेजेंट फैक्टर MDF ये हो रहा है, वर्सनिंग पल्मोनरी हाइपोपर्फ्यूजन, पल्मोनरी में भी हाइपो यानी लंग्स तक भी उतना ब्लड अब नहीं पड़ रहा है, वर्सनिंग पल्मोनरी हाइपोपर्फ्यूजन। एनॉक्सिक डैमेज टू हार्ट, हार्ट तक उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, किडनी में भी सेम कंडीशन है, ब्रेन में भी सेम कंडीशन है। हाइपर कोएग्युबिलिटी ऑफ ब्लड, हाइपर कोएग्युबिलिटी ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड अब बहुत ज़्यादा कोएग्युलेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वासोडाइलेटेशन हो गया, ब्लड परमिएबिलिटी बढ़ गई, ब्लड जा रहा है और फिर वो ब्लड बाहर निकल कर कोएग्युलेट कर जाएगा। मायोकार्डियल डिप्रेजेंट फैक्टर हुआ, वर्सनिंग पल्मोनरी हाइपोपर्फ्यूजन, एनॉक्सिक डैमेज टू हार्ट, किडनी एंड ब्रेन, ये सारी चीज़ें। क्लिनिकली एट दिस स्टेज द पेशेंट हैज़ फीचर्स ऑफ कोमा,
क्लिनिकली इस स्टेज पर पेशेंट के फीचर्स कैसे होंगे? कोमा जैसे, वर्सनड हार्ट फंक्शन एंड प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। हार्ट फंक्शंस हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, पहले से भी बदतर कंडीशन हो जाएगी। प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर, धीरे धीरे किडनी है वो रीनल फेलियर, किडनी फेलियर तक कंडीशन पहुंच सकती है ड्यू टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड morphologic factors or features of various organs in irreversible shock are illustrated in this figure। देखिए ध्यान से, ब्रेन है उसमें क्या हुआ? हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी 7%। अब ब्रेन है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी। पिट्यूटरी सेम चीज़, हीमरेज नेक्रोसिस 5%। लंग्स है, उसमें ARDS की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब उसकी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिस्ट्रेस कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम 50%। हार्ट में नेक्रोसिस 36% तक। लीवर में हाइपोक्सिक डैमेज यानी कि ऑक्सीजन कम से ज़्यादा ना पहुंचने की वजह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। गट एंटेरोकोलाइटिस 26%। पेनक्रियाज नेक्रोसिस 6%। एड्रिनल्स हीमरेज 14%। किडनी ATN 22%। ये सारी चीज़ें होगी। क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो देखते हैं। हाँ, ANT नहीं, ATN मतलब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब शॉक में ये लास्ट ही चीज़ बाकी रह गई है, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। अगर रिवीजन वीडियोस 2 अच्छे से देख लोगे तो आई होप कि शॉक है वो आपका मोर देन 50 to 60% क्लियर अप हो जाएगा। फिर थोड़ा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाओगे। फिर मैं पैथोलॉजी के लिए प्रियंका सचदेव मैम के वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब में, आप वो देखो शॉक के जाकर, और क्लियर होगा आपको। द क्लासिकल फीचर्स ऑफ डिकम्पनसेटेड शॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिप्रेशन ऑफ 4 वाइटल प्रोसेस। 4 वाइटल प्रोसेस है वो डिप्रेस्ड हो जाएगी। पहली है वेरी लो ब्लड प्रेशर, बहुत कम ब्लड है तो बहुत कम ब्लड प्रेशर होगा। सब नॉर्मल टेम्परेचर बहुत सब नॉर्मल होगा। फीबल इरेगुलर पल्स, फीबल और इरेगुलर पल्स, बहुत धीमी और इरेगुलर पल्स आपको सुनाई देगी। शैलो एंड शाइनिंग रेस्पिरेशन, बहुत कम रेस्पिरेशन हो जाएगी। इन एडिक्शन द पेशेंट इन शॉक हैव पेल फेस, शंकन आई, वीकनेस, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन। लाइफ थ्रेटनिंग कोल्ड एंड क्लेमी जनरल कंडीशन में, सेप्टिक शॉक में ये हॉट होगा। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन इन शॉक आर ड्यू टू हाइपोक्सिक सेल्युलर इंजरी रिजल्टिंग इन इम्यूनो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड एक्टिवेशन ऑफ वेरियस कैस्केड यानी कि क्लॉटिंग एंड कंपेंसेटेड काइनिन। दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है शॉक में किस वजह से हो गए? क्योंकि जो हाइपोक्सिक सेल्युलर कंडीशन, सेल इंजरी हुई, उसकी वजह से सेल इंजरी क्योंकि ऑक्सीजन कम है, फिर उसने सेल इंजरी की वजह से इम्यूनो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मतलब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ किया इम्यून सिस्टम ने। एक्टिवेशन ऑफ वेरियस कैस्केड यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को, एग्लूएटिव एजेंट्स को फिर रिलीज़ किया। और उसकी वजह से कौन सी चीज़ें हुई? फर्स्ट है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, दूसरा है डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन DIC, तीसरा है एक्यूट रीनल फेलियर ARF, चौथा है multi organ dysfunction syndrome MODS। with progression of the condition the patient may develop stupor, coma and death। प्रोग्रेशन यानी ये कंडीशन में प्रोग्रेशन के साथ क्या देखने को मिलेगा? स्टूपर, पेशेंट अभी स्टूपरली बिहेव करेगा, फिर वो कोमा में चले जाएगा एंड अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। ये सारी चीज़ें शॉक की है। क्विक रिविजन फ्रॉम द रिविजन बॉक्स। So, shock is a clinical syndrome of cardiovascular collapse characterized by an acute reduction of effective circulatory blood volume, hypotension, and an inadequate perfusion of cells and tissues, hypoperfusion। Definition complete। सारी चीज़ें वही हैं जो अब तक की है, सिर्फ रिविजन है। There are 3 major forms of shock: hypovolumic, cardiogenic, and septic। All forms of shock involve basic mechanisms as pathogenesis, as reduced effective circulatory blood volume, impaired tissue oxygenation, and release of pro-inflammatory mediator। Pathophysiology of shock is learned under 3 stages: initial reversible stage, compensated shock, progressive decompensated shock, and finally the stage of irreversible decompensated shock। Shock causes morphological changes in different organ systems, notably in the brain, hypoxic encephalopathy, heart, hemorrhage and necrosis, lungs, ARDS, kidney, tubular necrosis, adrenals, hemorrhage and necrosis, liver, focal necrosis, gut, hemorrhagic and gastroenteropathy and other organs। ये सारी चीज़ें हुई जो हमने अभी
पीछे टेबल में भी, मतलब वो एक ह्यूमन वाला फिगर में भी देखी, वही है। क्लिनिकली शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो ब्लड प्रेशर, लो बॉडी टेम्परेचर, फीबल पल्स, शैलो रेस्पिरेशन, pale face, cold clammy skin. When left untreated, shock results in multi-organ dysfunction syndrome and ultimately death. यहाँ पर शॉक कंप्लीट होता है, रिविजन है ये सारा, इन डिटेल जाना है कमेंट करके बताओ, नोट्स हैंड रिटन नोट्स के साथ शॉक को इन डिटेल भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।